अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में हमने अपनी जो लोकल मार्केट में हमारे पास अवेलेबल यार्न है, हमने उसका कंपैरिज़न करना है और उसकी टैग इन्फॉर्मेशन को थोड़ा-सा स्टडी करना है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बैम्बिनो आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत अच्छा यार्न है, 100% एक्रेलिक यार्न है, सॉफ्ट है। अ बच्चों के गारमेंट्स बनाने के लिए, वियरेबल्स बनाने के लिए बहुत सही रहता है। द ओनली प्रॉब्लम दिस यार्न हैज़ द फर, ये आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो अगर आपको इससे कोई मसला नहीं है, तो फिर ये आप मतलब ये एक अच्छी ऑप्शन है। आप यू कैन से कि हमारे पास जितने भी अवेलेबल यार्न हैं, उनमें सबसे अच्छी ऑप्शन यही है। इसकी टैग इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं और ये सिर्फ़ वो वाहिद यार्न है अभी तक हमारे पास लोकल मार्केट में, ये वो वाहिद यार्न है जिसकी जो टैग इन्फॉर्मेशन है, वो काफ़ी हद तक ठीक है। काफ़ी हद तक क्या, वैसे भी ठीक ही है। ये हमें गेज भी बताता है, टेंशन भी बताता है। 24 स्टिचेस आप डालेंगे और 32 रोज़ करेंगे तो आपके पास 4 इंचेस का स्क्वायर पीस बनना चाहिए। हर बंदे की जो गेज होती है ना, जो टेंशन होती है, वो डिफरेंट होती है। ये एक एवरेज निकाल के तो लिखी जाती है यार्न को इस्तेमाल करते हुए। मैं अगर 3.5 की नीडल्स इस्तेमाल करूँ और ये यार्न इस्तेमाल करूँ, तो मेरे पास जो गेज आती है वो 21, 22 स्टिचेज़ आती हैं और 28 रोज़ आती है। बहरहाल इसको आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली, आपकी जो टेंशन होती है वो चेंज होती है, लेकिन ये इसकी जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो काफ़ी हद तक ठीक है। अच्छा, इसका जो टैग है ना, वो ओवरलैपिंग डिफरेंट तरीके से हुआ हुआ है, वरना और भी इसके ऊपर चीज़ें लिखी हुई होती हैं। इस पे लिखा हुआ है कि जो आप साइज़ इस्तेमाल करेंगे वो 3.5 से लेके 4 तक इस्तेमाल करेंगे। नीडल का साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 300 मीटर्स है। इसकी यार्डेज मैंने चेक की है, एग्ज़ैक्टली 300 मीटर्स ही होती है और आपने इसको कूल आयरन, ड्राई प्रेस, नेवर वेट प्रेस, इसकी केयर इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई हैं। सही है। कई दफ़ा आपको ज़रूरत पड़ती है, आपने लेस निट किया है तो आपको ये स्टीम प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इसके ऊपर बहरहाल लिखा हुआ है कि आपने इसको ड्राई प्रेस करना है, स्टीम प्रेस नहीं करना। सही है। और ये 100% एक्रेलिक है। एनीवे, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, टैग की इन्फॉर्मेशन, वो बाकियों के ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना। तो ये एक तो सही भी है और काफ़ी हद तक आपकी जो आप इम्पोर्टेड ब्रांड्स इस्तेमाल करते हैं, इम्पोर्टेड यार्न इस्तेमाल करते हैं, तो ये उसके अकॉर्डिंग, उसके साथ अगर कंपेयर किया जाए तब भी ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो जो सबसे ठीक था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं इसको। ये है यार्न आर्ट एंड क्राफ्ट। ये नफ़ीस कलेक्शन वालों की अपनी पैकिंग है। अब पता नहीं ये मैन्युफैक्चर यहाँ पे होता है, बनता यहाँ पे है कि कहाँ पे, बहरहाल लिखा तो हुआ है मेड इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, IRP। इसकी टैग इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इसके लिए नीडल साइज़ आपको बताया हुआ है 4 और 4 to 5। अब ये नहीं बताया हुआ कि ये है, मैट्रिक्स टर्म्स लिखी हुई हैं इन्होंने, या US नंबर लिखे हुए हैं, या UK नंबर लिखे हुए हैं। अब ज़्यादातर इस वक्त जिस में हम काम कर रहे हैं, इस टाइम के ऊपर ज़्यादातर मैट्रिक्स टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं निटिंग नीडल्स में, तो हम यही एज्यूम करते हैं कि ये मैट्रिक टर्म्स ही लिखी हुई हैं। 4 से 5 की नीडल्स इस्तेमाल करनी है। मैंने बहरहाल अभी रिसेंटली इसके साथ एक प्रोजेक्ट बनाया है, तो मैंने 6.5 की नीडल्स के साथ भी बनाया है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या स्टिच इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या डिज़ाइन डालना है, तो उसके हिसाब से ये आपका जो काम है, नीडल साइज़ है, वो वेरी कर सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर मैं स्टॉकिंग नेट बनाऊँ तो ये मैं 4.5 की नीडल ही इस्तेमाल करूँगी इसके साथ। और मैं एक एवरेज टेंशन निटर हूँ, ना मैं ज़्यादा टाइट निट करती हूँ, ना ही बहुत लूज़ निट करती हूँ। अच्छा, इसमें अब जो मसला आ रहा है ना, वो आ रहा है इसकी गेज का। अगर आप इसका ये गेज पढ़ें ना, तो यहाँ पे लिखी हुई है 28 स्टिचेस, क्योंकि जब भी गेज लिखी जाती है ना, तो जो नीचे होता है ना, अब हम इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते, इस तरह 27 उल्टा है, ठीक है?
तो इसका मतलब है हमने इस गेज को पढ़ना ऐसे, ये जहाँ पे हमारे पास 28 सीधा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये 28 उन्होंने स्टिच काउंट बताया हुआ है कि 28 स्टिचेस हों और 27 रोज़ हों, तो आपके पास 10 बाई 10 सेंटीमीटर्स का स्क्वायर पीस बनना चाहिए, 4 इंच का स्क्वायर पीस बनना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पर ही गलत है। यहीं पे हमें पता चल जाता है कि ये गेज सही नहीं है। 28 स्टिचेस तो चलें मैं मान लूँ कि 28 स्टिचेस के साथ आपके पास 4 इंचेस बनेगी चौड़ाई। वैसे 28 स्टिचेस के साथ इसकी चौड़ाई 4 इंच नहीं बनेगी, उससे ज़्यादा ही बनेगी। गेज को ना यहाँ पे पढ़ते साथ ही हमें ये पता चल रहा है कि ये जो गेज इसके ऊपर मेंशन है, जो टेंशन इसके ऊपर मेंशन है, वो सही नहीं है। वो कैसे नहीं सही? निटिंग का एक सिंपल रूल है कि जब भी हम गेज निकालते हैं, टेंशन निकालते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टिचेस कम होते हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ सेम मेजरमेंट के लिए ज़्यादा होती हैं। यानी अगर आप सपोज़ आपके पास 4 इंचेस के ऊपर नंबर ऑफ़ स्टिचेस 16 आ रहे हैं, ठीक है? तो हमारे पास 16 रोज़ से ज़्यादा ही रोज़ होंगी, तो हमारे पास उसकी जो लेंथ है वो 4 इंचेस या 10 सेंटीमीटर्स बनेगी, ठीक है? जैसे बैले बेंटले के साथ जब मैं काम करती हूँ ना, तो मेरे पास आती है इसकी गेज 16 या 17 स्टिचेस 4 mm की नीडल्स के ऊपर और 24 रोज़, सही है? तो हमारे पास 4 से 6 रोज़ का फ़र्क तो आता ही आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जितने स्टिचेज़ हैं उतनी ही रोज़ आप बनाएँ तो आपके पास 4 इंच का स्क्वायर बन जाए। बल्कि परफ़ेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपके पास जितने स्टिचेज़ होते हैं, रोज़ हमेशा उससे 2, 4, 6, 8 ज़्यादा ही होती हैं। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है हमें कि ये यहाँ पे गेज सही नहीं है। इसकी गेज क्या होगी, वो आपने अपने हिसाब से, अपनी टेंशन के हिसाब से फाइंड आउट करनी ही करनी है। सही है, और इसके ऊपर कोई यार्डेज नहीं मेंशन है, 100% एक्रेलिक है, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। और इसको लिखा हुआ है, इसकी वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, डू नॉट आयरन, डू नॉट यूज़ ब्लीचिंग पाउडर, श्रैंक रेजिस्टेंट, यानी ये श्रिंक नहीं होगा और ये इसको आपने ब्लीच नहीं करना, इसको आपने आयरन नहीं करना। अच्छा, इसमें जो अम, इसकी इस यान की जो फ़ील है ना, वो इस तरह की है। इस यान की फ़ील तो बड़ी अच्छी है। इसमें हमें महसूस होता है कि भई ये वियरेबल्स के लिए है ये यान। लेकिन इसमें हमें ये महसूस होता है कि जैसे ना जो पॉलिएस्टर नहीं होता, इसके अंदर पॉलिएस्टर की फ़ील है, नायलॉन की फ़ील है, पॉलिएस्टर की फ़ील है। तो श्रैंक रेजिस्टेंट तो ये होगा, इलास्टिक भी है। इलास्टिक इतना नहीं है बहरहाल, लेकिन ये एक्सेसरीज़ बनाने के लिए तो ठीक है, लेकिन वियरेबल्स बनाने के लिए आई वोंट रिकमेंड दिस यार्न। अब हम कर लेते हैं पार्ले को। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ना इसके ऊपर उन्होंने कोई ज़हमत की है। बेंटले का भी सेम गोज़ फॉर बेंटले। उन्होंने कोई ज़हमत नहीं की कि भई वो आपको कोई गेज बताएँ, टेंशन बताएँ। उन्होंने ये भी नहीं ज़रूरत महसूस की कि हम लिख के बताएँ कि भई कितने ग्राम का बॉल है ये, क्या उसका वेट है, क्या हिसाब किताब है। कोई उन्होंने कहा कि भई पाकिस्तानी अवाम है, वो खुद बड़ी लाइक फ़ाइक है, वो खुद ही इसको देख-दूख लेगी, कर लेगी। बस ये उन्होंने एक पेट लाइन लिखी हुई है, डू नॉट आयरन, डू नॉट यूज़ ब्लीचिंग पाउडर, श्रैंक रेजिस्टेंट। डू नॉट आयरन, डू नॉट ब्लीच एंड वॉश ओनली। भई वॉश ओनली, ये मुझे काफ़ी मज़ा का ख़ेज़ बात लगी। वॉश ओनली कैसे वॉश करना है? वॉश ओनली बताते तो सही ना कि मशीन वॉशेबल है, हैंड वॉश करना है, क्या करना है। बहरहाल आप जब इतनी मेहनत से चीज़ें बनाते हैं ना, तो रिकमेंडेड यही होता है कि आपकी अगर टैग के ऊपर मशीन वॉश लिखा भी हुआ है, तो भी बेहतर यही है कि आप उसको हैंड वॉश करें, ड्यूरेबल रहता है। क्योंकि जो बुर आने का मसला होता है ना, वो यान की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन वो ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने उस यान की जो प्रोडक्ट बनाई है, उसकी केयर आपने कैसे की है। तो अगर आप मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं जो इम्पोर्टेड से बनाए गए हैं, लेकिन उनकी केयर इंस्ट्रक्शंस फ़ॉलो नहीं की गई हैं, उसको केयर नहीं किया गया है, उसको मशीन में रफ़ली धोया गया है, तो उस पे बुर आ गई है, ठीक है? और मेरे पास ऐसी चीज़ें भी हैं जो रेगुलर बैले बेंटले या इवन लच्छों की ऊन से बनाए गए हैं, लेकिन उसको अच्छे तरीके से केयर के साथ धोया गया है, तो उसके ऊपर कोई बुर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, अब जो हमें मसला फ़ेस होता है ना, हमारे लोकल यान के साथ काम करते हुए, ख़ास तौर पे तब जब हमने कोई पैटर्न, रिटन पैटर्न फ़ॉलो करना होता है, तो उसमें हमारे पास एक तो हमें ये नहीं मतलब उसमें अगर हम उसकी गेज मैच कर भी लें ना,
तो हमें ये मसला रहता है कि हमने यान कितना यूज़ करना है, ठीक है? क्योंकि हमारे रिटर्न पैटर्न ज़्यादातर आपको पता है कि भई यूरोपियन निटर्स ने लिखे होते हैं। हमारे यहाँ पे तो इतना पैटर्न लिखने का रिवाज नहीं है। देसी तरीके से ही हम लोग चलते हैं। लेकिन जब आप कोई इंटरनेशनल पैटर्न, रिटर्न पैटर्न फ़ॉलो करते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होता है मटीरियल कि हम बिफ़ोर हैंड सारा मटीरियल इकट्ठा कर लें, कोई चीज़ कम ना रह जाए। और अगर आप इन केस के आप लोकल यार्न के साथ काम कर रहे हैं तो ये भी डर रहता है कि कलर कहीं पे शॉर्ट ना हो जाए और हमें दोबारा ना मिला तो क्या होगा? तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ज़रूरी होता है कि हमें ये पता हो, क्योंकि 2 चीज़ें मेंशन होती हैं रिटर्न पैटर्न में। एक कि कितने ग्राम आपके पास यार्न है, चाहिए आपको, और दूसरा ये कि उस यार्न के 100 ग्राम के बॉल में मीटरेज क्या है, यार्डेज क्या है, सही है? तो हमारे पास चूँकि किसी की भी यार्डेज मेंशन नहीं होती, तो यार्डेज निकालने के लिए हमने क्या करना है? तो हम ऐसा करते हैं, मैं सबसे ज़्यादा काम बेले बेंटले के साथ ही करती हूँ, लोकली ईज़िली अवेलेबल है और अब तो इसकी क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। कलर वेरिएशन बहुत अच्छी आ गई है, बहुत ज़्यादा है। तो इसी को हम करते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको चाहिए, आपने जो यार्न इस्तेमाल करना है वो, मेरे पास एक किचन स्केल है जो किचन के काम से ज़्यादा, बेकिंग से ज़्यादा मैं अपना यार्न का वेट इस्तेमाल करने के लिए करती हूँ। सबसे पहले तो हम इसको चेक करते हैं। अच्छा, ये मैंने अभी रिसेंटली बाय किया है। रिसेंटली बाय से मुराद ये है कि अभी कोई महीना पहले बाय किया है। तो ये रीसेंट लॉट का बेले बेंटले है और आपको पता है कि अभी रिसेंटली ये थोड़ा पतले मोटाई में आता है, सही है? तो इसको हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये कितना है। 85 ग्राम्स आ रहा है ये, ठीक है? अब मैं ये चेक करती हूँ कि मेरा बैलेंस मुझे सही बता भी रहा है कि नहीं बता रहा। तो ये इसकी 100 ग्राम्स है, इसकी जो वेट है ना वो 100 ग्राम मेंशन है। तो ये देखें, तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो वेट है वो उसने मुझे सही इसका वेट बताया है। इसका जो वेट है वो 86 ग्राम्स ही है। गिव एंड टेक क्या आप वो कर सकते हैं। अच्छा, स्कीन की यार्डेज निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, आपके पास मेजरिंग टेप होना चाहिए, ठीक है? मैंने ये वाला मेजरिंग टेप लिया जो हम घर में आम इस्तेमाल करते हैं, और ये यहाँ पर ये इंचेस होते हैं और यहाँ पे होते हैं सेंटीमीटर्स। अब हमने मीटर्स में अपना यार्न मेजर करना है और आपने इसको खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको ऐसे करके 100 सेंटीमीटर्स तक आप इसको मेजर कर लें। ये देखें, ये 100 सेंटीमीटर्स है और एग्जैक्टली आपने इसको यहाँ से पकड़ना है। अब आपने इसके 10 बल करने हैं, यानी 100 सेंटीमीटर्स 1 मीटर के बराबर है, ठीक है? तो हमने इसका 10 मीटर्स निकालना है। और ये 10, और अब आपने इसको यहाँ से काट लेना है। अब आपने इसको बचाने के चक्करों में कि भाई बॉल के साथ ही ये लगा रहे, इस पे नॉट ना आए, इस चक्कर में आपने ये नहीं करना कि आप इसको बॉल के साथ ही अटैच रहने दें, फिर हमारा वेट सही मेजर नहीं होगा। अब ये जो यार्न है ना, इसको हमने ऐसे लपेट के बॉल बनाई, सही। अब हमने इसका वेट करना है ग्राम्स में। तो ये आ गया है हमारे पास 4 ग्राम। 10 मीटर में हमारे पास ये आ रहा है 4 ग्राम। हमने ग्राम्स में निकालनी है ना यार्डेज। 4 ग्राम्स इज इक्वल टू 10 मीटर्स, ठीक है? तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10/4 मीटर्स। और हमारी स्कीन कितनी थी, 84 की। तो 84 ग्राम इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 84 डिवाइडेड बाई 4। 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4। तो हमारे पास ये आ रहा है 210 मीटर्स।
यानी बैले बेंटले के एक बॉल की यार्डेज हमारे पास निकल रही है 210 मीटर्स। ठीक है, अब आप चाहें तो आप इसी तरह ये यान आर्ट एंड क्राफ्ट की भी मेजर कर सकते हैं और इसी तरह आप पार्ले वेगा ट्वीट की भी यार्डेज मेजर कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये पार्ले वेगा ट्वीट की जो यार्डेज आएगी वो बैले बेंटले के बराबर आएगी और इसकी थोड़ी सी यार्डेज कम आएगी, मतलब इसकी लेंथ थोड़ी सी कम होनी चाहिए जितनी मोटाई है इसकी, क्योंकि जितना मोटा यान होगा उतनी लंबाई कम होगी। सही है, जितना बारीक यान होगा उतनी ही उसकी जो यार्डेज है वो ज़्यादा होगी। तो ये बस आपने रेशो याद रखनी है। कई दफ़ा होता है कि आप सेम प्रोजेक्ट सेम क्राफ्टर बनाता है, सेम नीडल साइज़ के साथ बनाता है, लेकिन लोकल में हमारे पास उसके ज़्यादा यान लग जाते हैं किसी प्रोजेक्ट में और किसी में कम लग जाते हैं। उसमें वजह यही होती है कि हमारे पास जो ये लोकल की बॉल्स आती हैं ना, उनका जो वेट होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, वो वेरी करता है। सेम सेम ब्रांड सेम पैकेट की यान का जो वेट होता है ना वो वेरी करता है। अब ये देखें, ये उसी पैकेट की ना बॉल है जिसमें से मैंने पहली बॉल निकाली है ना, ये उसी पैकेट में से निकली हुई बॉल है। तो इसका वेट आप चेक कर लें, ये हमारे पास आ रहा है 80 ग्राम्स। वो बॉल थी हमारे पास 84 ग्राम्स की, 85 84 आ रहा था उसका। तो ये देखें, इसमें से 4 ग्राम निकल गए तो ये 81 है। तो सिर्फ इसी वजह से हम होता है कि जो एस्टिमेशन होती है ना आपकी वो वेरी करती है। एनीवे, मुझे उम्मीद है कि ये आज की जो वीडियो है ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और आप अपने यान को प्रोजेक्ट से पहले कैलकुलेट करना अब आपके लिए ज़्यादा आसान होगा।